नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं या वो क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उन सभी को कवर करेंगे। देखो, मैंने अलग अलग जगह से आपके लिए क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं ताकि आपका कुछ भी ना छूटे अब की बार। इस वाली वीडियो में हम उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। देखो, इसमें है द्विपक्षीय व्यापार तथा बहुपक्षीय व्यापार में अंतर स्पष्ट करें। इसी चीज़ को दूसरे तरीके से बोलते हैं द्विपार्श्विक व्यापार और बहुपार्श्विक व्यापार में अंतर स्पष्ट करें। तो बिल्कुल सिंपल है, ये नाम ही मुश्किल है। बस अगर आप इस नाम को समझ लोगे ना, देखो जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया तो इजी तरीके से वहाँ पर चीज़ें मैंने आपको समझा रखी हैं। तो अगर किसी बच्चे ने चैप्टर वाली वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियोज़ को जरूर देख लो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करना। तो हम पढ़ रहे थे द्विपार्श्विक और बहुपार्श्विक व्यापार को। बिल्कुल सिंपल सी बात है। द्वि मतलब दो, तो द्विपार्श्विक व्यापार का मतलब होता है जब दो देशों में आपस में व्यापार हो, और बहुपार्श्विक का मतलब होता है जब कई सारे देश आपस में व्यापार करें। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, द्विपार्श्विक में दो देश व्यापार करते हैं और बहुपार्श्विक में कई सारे देश आपस में व्यापार करते हैं। इसमें अब फर्स्ट देखो, द्विपार्श्विक व्यापार। द्विपार्श्विक व्यापार दो देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाता है। वही बात आगे, दो देश करते हैं आपस में निर्दिष्ट वस्तुओं का व्यापार करने के लिए वे सहमति करते हैं, यानी कि आपस में चीज़ों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। उदाहरणार्थ, देश के कुछ कच्चे पदार्थ के व्यापार के लिए इस समझौते के साथ सहमत हो सकता है कि देश के कुछ अन्य निर्दिष्ट सामग्री खरीदेगा, अथवा स्थिति इसके विपरीत भी हो सकती है। इस तरीके से लाइन लिख दिया, आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या लिख दिया। बिल्कुल सिंपल बात कह रहे हैं, समझ लो इस लाइन को। कह रहे हैं कि कोई एक देश है, मान लो क्या देश है, किसी भी देश का नाम ले लो आप, मान लो भारत देश है। वो क्या करता है, कुछ पदार्थ यानी कुछ मटेरियल को व्यापार के लिए समझौता कर लेता है दूसरे देश से। मान लो हमने नेपाल से समझौता कर लिया, भाई हम तेरे को गेहूँ दिया करेंगे, तू हमें बदले में फल देना। ठीक है, तो क्या देश यानी कि भारत देश कह रहा है कि हम जो है तुझे कुछ चीज़ देंगे, तू हमें उसके बदले में कुछ दूसरी चीज़ दे दियो। तो यही ये बात कह रहे हैं कि ऐसे हो जाता है द्विपार्श्विक व्यापार, कि बदले में चीज़ें ली जाती हैं। आगे लास्ट लाइन जो लिखी थी इसमें ये कहा है कि स्थिति इसके विपरीत भी हो सकती है, यानी कि उल्टा भी हो सकता है। भाई वो कहे कि भाई मैं गेहूं नहीं, मैं ये चीज़ तेरे को दे दूंगा, तू वो चीज़ मेरे को दे दे। तो सिंपल सी बात ये कह रहे हैं कि देशों में जब आपस में ऐसे लेन देन होता है दो देशों के बीच में, तो उसे बोलते हैं द्विपार्श्विक व्यापार। सेकंड है हमारा बहुपार्श्विक व्यापार। जैसा कि शब्द से स्पष्ट होता है कि बहुपार्श्विक व्यापार बहुत से व्यापारिक देशों के साथ किया जाता है, यानी कि कई सारे देश आपस में व्यापार करते हैं। जब वही देश अन्य अनेक देशों के साथ व्यापार कर सकता है। ठीक है, इसमें दो देशों का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसमें एक देश किसी के साथ भी व्यापार कर सकता है। देश कुछ व्यापारिक साझेदारों को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र की स्थिति प्रदान करता है। इसमें कुछ तो हमारे दोस्त होते हैं ना, नॉर्मली भी अगर हम किसी के साथ व्यापार करें तो जो हमारे दोस्त होंगे उनके साथ हम ज़्यादा व्यापार करेंगे। तो यही कह रहा है ये कि इस तरीके के व्यापार में हम कुछ देशों को क्या दे देते हैं, MFN का दर्जा, मोस्ट फेवरेबल नेशंस का दर्जा, सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का दर्जा। इससे क्या होता है, हम व्यापार में कुछ छूट रख लेते हैं। जैसे कि भारत नेपाल भूटान और बांग्लादेश के साथ जब व्यापार करता है तो हमने उनको ऐसा दर्जा दे रखा है, उनको बहुत सारी चीज़ें फ्री में भी भेजते हैं और टैक्सेस भी बहुत कम कर रखे हैं, क्योंकि वो हमारे पड़ोसी हैं, फेवरेबल नेशंस हैं हमारे लिए। ठीक है, तो ऐसे व्यापार में चीज़ें चलती रहती हैं। तो व्यापार दो तरीके का होता है, द्विपार्श्विक जब दो देश आपस में करें, बहुपार्श्विक जब दो नहीं एक देश कितने भी देशों के साथ व्यापार कर सके, यानी कई सारे देश जब मिलकर व्यापार करें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये, और खुद आंसर लिखने वाला क्वेश्चन है, कोई पढ़ने वाला क्वेश्चन नहीं है। सिंपल समझो इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ जाते हैं, तो आपको सिंपली इसका खुद ही आंसर करना होता है। तो अब थोड़ा सा सोचो, आप इसका आंसर आराम से कर सकते हो। देखो क्वेश्चन क्या है, स्थल परिवहन संसार में व्यापार और पर्यटन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्थल परिवहन मतलब कि जो जमीन के ऊपर परिवहन होता है, जमीन के ऊपर क्या क्या चीज़ें चलती हैं, रेलवे है जमीन के ऊपर ही है, उसके अलावा सड़कें जमीन के ऊपर ही हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें क्या हैं, स्थल परिवहन में आती हैं। ठीक है, तो दो चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है स्थल परिवहन, एक तो व्यापार में और एक टूरिज्म में, ये कह रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो आप सभी को पता है बातें कि अगर किसी भी चीज़ को इधर से उधर भेजना हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी हो, चीज़ें ट्रकों में सामान भर भर कर, टेम्पुओं में सामान भर भर कर इधर से उधर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है, तो स्थल परिवहन का बहुत बड़ा यूज़ है आज के टाइम पे, व्यापार में भी और पर्यटन में भी। आप कहीं पर घूमने भी जाते हो तो किस चीज़ में घूमते हो, बसेज़ में, टैक्सीज़ में, अपनी कार में, हर चीज़ में आप किस चीज़ का यूज़ करते हो, स्थल परिवहन का यूज़ करते हो। तो स्थल परिवहन व्यापार में भी और पर्यटन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वस्तुओं और सेवाओं की अधिकतर गतिशीलता स्थल पर होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा मूवमेंट चीज़ों की और आदमियों की कहाँ पे होती है, सड़क पर ही होती है। प्रारंभिक अवस्था में पशुओं को भार ढोने के लिए प्रयोग किया जाता था।
खच्चरों, घोड़ों तथा ऊँट ग्रामीण क्षेत्र में बाहर ढोते थे। यानी कि पुराने टाइम पे भी स्थल मार्ग का यूज़ होता था, खच्चरों का यूज़ होता था, घोड़ों का यूज़ होता था, ऊँट वगैरह का यूज़ होता था, जिससे कि इधर से उधर व्यापार लोग करते थे। उनकी पीठ पर सामान लाद लाद कर वो अपने सामान को ले जाते थे इधर उधर। पर्यटन भी स्थल परिवहन पर निर्भर था और जो टूरिज्म है वो भी स्थल परिवहन पर ही निर्भर था। परिवहन में प्रगति से पर्यटन के लिए नए क्षेत्र उपलब्ध हुए हैं। अब जैसे जैसे परिवहन बढ़ा है यानी ट्रांसपोर्टेशन बढ़ी है तो टूरिज्म भी बढ़ा है उसकी वजह से। जैसे अब शिमला तक अगर ट्रेन चलती है तो शिमला में ट्रेन से बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, तो परिवहन की वजह से वहाँ पर क्या हुआ है, लोगों का आना जाना और बढ़ा है। ऐसे ही हर एक पहाड़ी एरिया में आजकल जाना बहुत आसान हो गया क्योंकि वहाँ पर सड़कें बन गई हैं, ठीक है, ट्रेन वगैरह चला दी हैं और सड़क के रास्ते अच्छे कर दिए गए हैं, तो वहाँ पे आना जाना आसान हो गया, तो वहाँ पे टूरिज्म बढ़ा। ऐसे ही हर जगह पे टूरिज्म बढ़ा है परिवहन की वजह से। स्थल मार्गों से परिवहन सस्ता तथा सुगम हुआ। जो सड़क के रास्ते हैं उनकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सस्ता भी हुआ है और सुगम भी हुआ है। प्राचीन समय में व्यापार स्थानीय रूप से उन्नत था। पहले टाइम पे क्या होता था, एक ही जगह पे व्यापार उन्नत होता था, ठीक है, ज़्यादा दूसरे एरिया में आप चीज़ों को नहीं बेच पाते थे, तो एक ही जगह पे उन्नत था। परिवहन के साधन उन्नत तथा प्रभावशील नहीं थे। पुराने टाइम पे परिवहन के साधन इतने डेवलप नहीं थे, परंतु आजकल बहुत डेवलप है। इस वजह से आजकल का व्यापार भी बहुत डेवलप हो चुका है। रेल, सड़क, समुद्री तथा वायु परिवहन से व्यापार विकसित हुआ है। ये कह रहे हैं इन सभी चीज़ों से व्यापार जो है वो बहुत बड़ा है। तो आप इसमें सिंपल अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, सारी बातें बता देना कि आजकल जो ये गाड़ियाँ बढ़ी हैं, कम्युनिकेशन बढ़ा है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा है, इसकी वजह से व्यापार में कैसे बढ़ोतरी हुई है और पर्यटन में कैसे बढ़ोतरी हुई है। तो आप खुद के एग्जाम्पल भी इस क्वेश्चन में लिख सकते हो। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि विश्व व्यापार संगठन की कार्य प्रणाली की परख कीजिए, यानी इसके काम बताओ। आपसे कई बार पूछा गया है क्वेश्चन ये, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं, आपसे शॉर्ट में भी पूछ लेते हैं। तो CBSE 2016 में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के काम क्या हैं। देखो, विश्व व्यापार संगठन एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य वैश्विक नियमों का व्यवहार करता है, यानी कि इंटरनेशनली रूल्स लागू करता है, और सदस्य देशों के मध्य विवादों का निपटारा करता है। यानी आपस में अगर किसी की कोई बहस वगैरह हो जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए व्यापार को लेकर, तो उन सभी झगड़ों को, सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को विश्व व्यापार संगठन ही लगाता है। अगर ट्रेड को लेकर कोई भी बात होगी तो कौन देखेगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यापार का परिमाण क्या है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जितना भी व्यापार होता है ना, जितनी भी हमने चीज़ों का व्यापार किया, जो भी हमने सेवाएं दी, उन सभी को जब हम कैलकुलेट करते हैं और जो रिजल्ट निकलता है, जितने पैसे बनते हैं, जो भी मूल्य निकल कर सामने आता है, वही कहलाता है व्यापार का परिमाण। यानी उसको नापना, उसको कि कितना व्यापार हुआ है भाई, कितने पैसे का हुआ, किस तरीके से हुआ, इसी चीज़ को बोलते हैं व्यापार का परिमाण। व्यापार की गई वस्तुओं के वास्तविक तोल को परिमाण कहते हैं। जिन भी चीज़ों का हमने व्यापार किया उसको अगर हम तोलते हैं तो उसका क्या रिजल्ट निकला, कितना पैसा कमाया, वो सारी चीज़ क्या है, उसका परिमाण है। व्यापार की गई वस्तु तथा सेवाओं के कुल मूल्य को, यानी जो पैसा लगा, टोटल मूल्य जो आया, उसी को हम बोलते हैं व्यापार के परिमाण। ठीक है, तो आगे यही लाइन लिखी हुई है, कुल मूल्य को व्यापार के परिमाण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वस्तु विनिमय तथा मुद्रा पर आधारित व्यापार में अंतर स्पष्ट करो। वस्तु विनिमय का मतलब होता है जब आप आपस में चीज़ों के बदले में लेन देन करो, यानी कि व्यापार के लिए आप करेंसी का यूज़ ना करो, बिना पैसों के आप एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ खरीद लो। जैसे अगर आपको चावल की ज़रूरत हो आप चावल ले लोगे, आपके पास गेहूँ थे तो आपने गेहूँ दे दिए या और कोई कीमती वस्तु दे दी। तो इस सिस्टम को बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी जब आप वस्तुओं की ही हेरफेर करते हो व्यापार में। और मुद्रा आधारित व्यापार क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें आप करेंसी का यूज़ करते हो। तो जैसा ट्रेड आप आजकल करते हो वो क्या है, मुद्रा आधारित व्यापार है। अगर आप सिंपली कोई खाने की चीज़ भी खरीदते हो तो उसके बदले में आप क्या देते हो, करेंसी देते हो, पैसे देते हो, है ना, तो वो मुद्रा आधारित है। पुराने टाइम पे लोग क्या करते थे, चीज़ों का आदान प्रदान करते थे, यानी एक चीज़ उसको दे दी, उससे दूसरी चीज़ ले ली, ऐसे ही करके चीज़ों को आपस में चेंज कर लेते थे। तो वस्तु विनिमय का मतलब यही है, इसे बार्टर सिस्टम भी बोलते हैं इंग्लिश में। वस्तु विनिमय का पहला पॉइंट है, यह स्थानीय व्यापार का प्राचीन ढंग है, यानी कि ऐसा व्यापार पुराने टाइम पे होता था। मुद्रा आधारित में फर्स्ट पॉइंट है, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक ढंग है, यानी कि ये मॉडर्न तरीका है, करेंसी देते हैं और फिर उससे व्यापार होता है। दूसरा पॉइंट है,
इस विधि में वस्तुओं के विनिमय द्वारा ही व्यापार होता है। तो इस विधि में क्या होता है, चीज़ों को इधर से उधर आपस में बदल लिया जाता है। वस्तु विनिमय का मतलब है चीज़ों को आपस में बदल लिया जाता है। दूसरा पॉइंट इसमें है, इस व्यापार में वस्तुओं का आदान प्रदान मुद्रा के प्रयोग द्वारा होता है, यानी कि करेंसी से होता है भाई, पैसे देते हैं फिर चीज़ ली जाती है। तीसरा है, यह विधि आज भी विश्व के आदि जातियों में प्रचलित है। आज भी कुछ छोटी मोटी जनजातियां हैं जो आज वस्तु विनिमय करती हैं, पर मुद्रा आधारित व्यापार तो आजकल सभी विकसित देश कर रहे हैं। इसमें तीसरा पॉइंट यही है, यह विधि संसार के विकसित देशों में प्रयोग की जाती है, यानी कि जो भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इस चीज़ का यूज़ किया जाता है, मुद्रा का, करेंसी का। फोर्थ पॉइंट है, वस्तु विनिमय, यह विधि सीमित विधि है, यानी कि ये बहुत ही कम यूज़ में रह गई है आजकल। इसमें फोर्थ पॉइंट है, यह विधि संसार के अन्य अनेक देशों में प्रयोग की जाती है, यानी पूरी दुनिया इसे यूज़ करती है करेंसी सिस्टम को। आप भी तो करेंसी सिस्टम से ही व्यापार करते हो। तो आजकल करेंसी दी जाती है, उसके बदले में चीज़ें ली जाती हैं। पहले के टाइम पे चीज़ों को ही आपस में इंटरचेंज कर लेते थे। वस्तुओं को आपस में इंटरचेंज कर लेना कहलाता है वस्तु का विनिमय करना, और मुद्रा के बदले में चीज़ें लेना कहलाता है मुद्रा आधारित व्यापार। तो ये दोनों का डिफरेंस आप याद रखना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे पता है ये लाइन सुन सुनकर आप लोग बोर हो चुके हो और मैं भी कह कहकर पक चुका हूँ, लेकिन आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से आपको पता है कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है। यहाँ पर कैमरामैन है, एडिटर्स और मैं हूँ। तो प्लीज़ यार कर दो, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। ये मत सोचना कि कोई और करेगा, वो भी ये सोचते हो निकल जाते हैं। तो प्लीज़ अभी कर दीजिए, कर दो प्लीज़। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न आधारों पर पत्तनों का वर्गीकरण करो, प्रत्येक का उदाहरण सहित वर्णन करो। यानी कि जो अलग अलग टाइप के पोर्ट्स होते हैं उनके बारे में बताओ। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो थोड़ी टफ लैंग्वेज लिखी है, मैं आपको टफ भी समझा दूंगा और मैं आपको सिंपली भी बता दूंगा कि आपको कैसे लिखना है। अगर आपको लाइन समझ में ना आए तो आप सिंपल अपनी लाइन भी लिख सकते हो। देखो अब हमें इस क्वेश्चन में मेनली अलग अलग टाइप्स बताने हैं पोर्ट्स के। सामान्यतः पत्तनों का वर्गीकरण उनके द्वारा संभाले गए यातायात के प्रकार के अनुसार किया जाता है, यानी कि जिस टाइप का वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है उसी हिसाब पर हमने पोर्ट्स को बांट रखा है। पहला है औद्योगिक पतन, यानी कि जहाँ पे क्या होता होगा, औद्योगिक चीज़ें बिकती होंगी, ठीक है, यानी कि जो भी तैयार माल है उसको जब जहाज़ों में इधर से उधर भरा जाता होगा तो ऐसे सारे पोर्ट्स कहे जाते हैं औद्योगिक पतन, जहाँ से इंडस्ट्रियल मटेरियल जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता हो। ये पतन थोक नौभार के लिए विशेषीकृत होते हैं, जैसे अनाज, चीनी, अयस्क, तेल, रसायन और इसी प्रकार के पदार्थ। इस पॉइंट को आप सिंपली ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ये वे पतन होते हैं जिनमें कि औद्योगिक चीज़ों का आयात निर्यात किया जाता है, जैसे कि फिर आप ये एग्जांपल दे देना, अनाज, चीनी, अयस्क, तेल, रसायन, इस प्रकार के पदार्थ, ठीक है। यानी जहाँ से औद्योगिक मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो वही कौन से हो गए, औद्योगिक पतन हो गए। दूसरा है वाणिज्यिक पतन। वाणिज्यिक पतन ऐसे पतन होते हैं जो कि बनी हुई चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं केवल, यहाँ पे इंडस्ट्रियल चीज़ें कम होती हैं, ठीक है। जो रेडीमेड चीज़ें हैं वो ज़्यादा होती हैं, बने बनाए कपड़े हो गए, तो ये सारे वाणिज्यिक पतन से जाते हैं। औद्योगिक में क्या होता है, रॉ मटेरियल जाता है बहुत ज़्यादा। तो वाणिज्यिक पतन में यात्री जो हैं वो भी जाते हैं। तो मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तो आपको अच्छे से समझाई थी ये सारी चीज़ें कि औद्योगिक पतन क्या है, वाणिज्यिक पतन क्या है। तो अगर किसी बच्चे ने चैप्टर वाली वीडियोस नहीं देखी तो उनको ज़रूर देख लो, वहाँ पे मैंने वीडियोस के साथ आपको चीज़ें समझा रखी हैं, एक एक चीज़ की वीडियो दिखा रखी है कि किस टाइप का पोर्ट कौन सा होता है, कहाँ से कौन सा सामान जाता है। तो आप वो वीडियोज़ ज़रूर देख लो, वहाँ पर आपको सारी 3D वीडियोज़ मिल जाएंगी, आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो औद्योगिक पतन में थोक चीज़ें जाती है, यानी कि रॉ मटेरियल ज़्यादा जाता है, अनाज, चीनी, लोहे से बनी हुई हैवी चीज़ें, इसमें जो है यात्री वगैरह नहीं जाते। पर जो दूसरे वाला है हमारा वाणिज्यिक में क्या होता है, इसमें रेडीमेड चीज़ें जाती हैं व्यापार के लिए और इसमें यात्री भी जाते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें होती हैं दूसरे वाले में। तीसरा है विस्तृत पतन। विस्तृत वर्ड का मतलब ही क्या है, बड़े बड़े पतन, यानी कि वे सारे पतन जो कि बहुत बड़े हैं वो क्या कहलाते हैं, विस्तृत पतन कहलाते हैं। तो आप सिंपली इसमें बता देना कि बड़े आकार के, बड़े परिमाण के जो जहाज़ों को लाने ले जाने का काम करते हैं, जहाँ पर जहाज़ रुकते हैं, वो पतन होते हैं हमारे विस्तृत पतन। अब हमने दूसरी टाइप से कैटेगराइज किया पतनों को कि उनकी लोकेशन के हिसाब से। अवस्थिति का मतलब है लोकेशन, तो लोकेशन के हिसाब से दो टाइप से होते हैं। पहला है अंतर्देशीय, मैंने आपको अभी समझाया था थोड़ी देर पहले कि जब मैंने आपको जो दूसरी वीडियो कराई थी
मैंने आपको चैप्टर में भी समझाया था और जो दूसरी क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो थी उसमें भी कराया था कि अंतर्देशीय पतन जो है वो ऐसे पतन होते हैं जो कि अंदर की तरफ बने हुए होते हैं, यानी कि समुद्र के बिल्कुल किनारे पर नहीं होते, अंदर की तरफ बने हुए होते हैं। तो इसमें यही बातें लिखी हुई हैं कि ये समुद्री तट से दूर अवस्थित होते हैं, यानी कि समुद्र के किनारे पर नहीं होते। ये समुद्र से एक नदी अथवा नहर द्वारा जुड़े होते हैं, या कोई नहर होती है, नदी होती है, जिसकी वजह से अंदर की तरफ जाने का रास्ता होता है और अंदर की तरफ ये बने होते हैं। ऐसे पतन चौरस तल वाले जहाज या बजरे द्वारा ही गम्य होते हैं, यानी कि यहाँ पे चौरस शेप वाले जहाज ही जा सकते हैं और जो छोटे जहाज होते हैं उन्हें बोलते हैं बजरे। तो बजरे यानी छोटे जहाज ही यहाँ पर जा सकते हैं। उदाहरण दे रखे हैं फिर आगे आपको, मैनचेस्टर है इसका उदाहरण, मिसिसिपी नदी पर मैफिन्स है, राइन नदी थी जो वहाँ पर भी बहुत सारे बंदरगाह हैं, और इंडिया का आपको अच्छे से याद रखना है कोलकाता बंदरगाह भी अंतर्देशीय पतन है। ठीक है, वहाँ पे भी जो हुगली नदी है उसकी वजह से जा पाते हैं हम। अंदर की तरफ बना हुआ है बंदरगाह, समुद्र के किनारे पर नहीं है, बिल्कुल कोलकाता के अंदर है, क्योंकि नदी से वहाँ जाने का रास्ता है। अगला है बाह्य पतन, यानी कि बाहर बने हुए पतन। अब सिंपल सी बात है, ये कहाँ बने होंगे, ये अंदर की तरफ नहीं होंगे, ये बाहर की तरफ है। तो मैंने आपको ये दोनों समझा दिए थे, अंतर्देशीय भी और बाह्य भी। अब देख लो अब नेक्स्ट टाइप के पतन कौन कौन से हैं। अब इनके काम के हिसाब से, विशिष्टीकरण का मतलब है इसकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से कौन कौन से पतन हैं। पहला है तेल पतन, यानी कि ऑयल पोर्ट्स, जहाँ पर सिंपली नाम से पता चल रहा है कि यहाँ से क्या होता होगा, तेल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता होगा। तो यही इसमें बताना है आपको, सिंपल अपनी लैंग्वेज में लिख देना कि यहाँ से क्या होता है, तेल का आदान प्रदान होता है। यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है, ये पतन तेल के परिक्रमण और नौ परिवहन का कार्य करते हैं। आप इस लाइन को सिंपली लिख देना कि यहाँ से तेल का आयात निर्यात किया जाता है। उसके बाद आप एग्जाम्पल्स याद रखना कि वेनेजुएला में माराकाइबे, टूनिशिया में एस्कीरा, लेबनान में त्रिपोली, ये सारे के सारे टैंकर पतन है या तेल पतन है। देखो मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया ना, मैंने आपको इनकी शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई थी कि आप इनको कैसे याद करोगे। तो मैंने आपके लिए ट्रिक भी बना रखी है, तो वहाँ पे आप इनको याद कर लेना। तो जो भी मैंने चैप्टर में पढ़ाया है उन सारी चीज़ों को आप अच्छे से याद कर लेना। आपको बस अच्छे से हेडिंग याद करनी है, उसके अलावा जो एग्जाम्पल है वो याद करने हैं। मैंने इनकी ट्रिक बना रखी है, आप वीडियो चैप्टर वाली वीडियो ज़रूर देखो और उसी ट्रिक से इनको याद कर लो। उसके बाद देखो मार्ग पतन। मार्ग पतन का नाम से पता चल रहा है कि रास्ते पर होंगे ये, इन्हें विश्राम पतन भी बोलते हैं। तो इसमें आप सिंपली क्या एक्सप्लेन करोगे कि ये ऐसे पतन होते हैं जहां पर समुद्री जहाज विश्राम के लिए रुकते हैं। ठीक है, जहां पर जहाज ईंधन भरने के लिए, पानी वगैरह भरने के लिए, खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए अपना लंगर डाल लेते हैं थोड़े टाइम के लिए, तो ये छोटे मोटे पतन होते हैं। उनके 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको कि पहले ये जो मार्ग पतन हुआ करते थे, आजकल ये बड़े पतन बन चुके हैं, जैसे कि अदन है, होनोलुलु है, सिंगापुर है। ये पहले विश्राम पतन के रूप में डेवलप हुए थे, पर आजकल यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे जो है ट्रेड वगैरह होता है, इसीलिए क्या बन गए हैं, बड़े पतन बन गए हैं। मार्ग पतन में आप सिंपली ये एक्सप्लेन कर देना कि जहाँ पर भी जहाज रेस्ट के लिए रुकते हैं वो क्या कहलाते हैं, मार्ग पतन कहलाते हैं। ये 3 बात आप इसमें याद रखना कि ईंधन भरने के लिए, जल भरने के लिए और खाद्य सामग्री लेने के लिए जब लंगर डालते हैं, ऐसे पतन होते हैं विश्राम पतन या मार्ग पतन। अब देख लो नेक्स्ट है पैकेट स्टेशन। अब पैकेज नहीं है, ये पैकेट स्टेशन होगा। तो पैकेट स्टेशन, इसमें जो लिखा है उसको आप मत पढ़ना बिल्कुल भी, आप सिंपली इसमें याद रख लो कि ये फेरी पतन के नाम से जाने जाते हैं और ये छोटी दूरी को तय करते हैं। ठीक है, जब हमें कोई छोटी दूरी तय करनी हो, एक छोटा समुद्र है या कोई बड़ी झील है, उस चीज़ को अगर हमें पार करना है तो उसके ऊपर जो स्टेशन बने होते हैं, छोटे मोटे पोर्ट बने होते हैं, वो पैकेट स्टेशन होते हैं। तो इस लाइन को आप सिंपली लिख देना, जो भी इसमें लिखा है ये मत लिखना कुछ भी। आप बस इसमें लास्ट में जो एग्जाम्पल दे रखे हैं ये याद कर लेना कि इंग्लिश चैनल में क्या है, इंग्लैंड में तो डोवर नाम का पोर्ट है और फ्रांस में कैलाइस नाम का पोर्ट है। अब देख लो नेक्स्ट है आंत्रपो पतन। आंत्रपो का मतलब है व्यापार से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पे चीज़ें क्या की जाती होंगी, चीज़ों को बहुत बड़े लेवल पे स्टोर किया जाता होगा और फिर अलग अलग देशों में चीज़ों को बेचा जाता होगा या निर्यात किया जाता होगा। तो यही है आंत्रपो पतन, जहाँ पर बड़े बड़े स्टोर होते हैं चीज़ों को रखने के लिए। जैसे बनिया की दुकान होती है ना, ये मान लो आप कि पोर्ट्स में ये बनिया की दुकान होती है आंत्रपो पतन। देखो इसमें क्या लिखा है, ये वे एक तृण केंद्र है, यानी वे स्टोरेज हैं ये, जहाँ विभिन्न देशों से निर्यात हेतु वस्तुएं लाई जाती है, यानी कि जहाँ अलग अलग देशों से, विश्व के कोने कोने से सामान लाया जाता है, फिर उसे दूसरे देशों में बेचा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। अब एशिया में हमारा एग्जाम्पल है इसका सिंगापुर। सिंगापुर एक आंत्रपो पतन है जो कि क्या करता है, वहाँ पे चीज़ों की ट्रेडिंग होती है बहुत बड़े लेवल पे। तो जिस भी पतन पर चीज़ों की ट्रेडिंग हो बहुत बड़े लेवल पे, उस पोर्ट को बोलते हैं आंत्रपो पोर्ट। इसका एग्जाम्पल आप याद कर लेना, एशिया में है सिंगापुर और यूरोप में है रोटरडम, और बाल्टिक एरिया में कोपनहेगन नाम की जगह जो है, कोपनहेगन पोर्ट भी एक आंत्रपो पोर्ट है। इन तीनों के एग्जाम्पल आप याद रखना।
आंतरपो समझ गए, जहाँ पे चीज़ों का लेन देन होता है, बहुत बड़े मात्रा में चीज़ों को स्टोर किया जाता है, ठीक है, और वहाँ से फिर उनका व्यापार होता है। अगर आप चैप्टर वाली वीडियोस देख लोगे ना, आपको फिर ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ हमने वहाँ पे पढ़ रखी हैं। अगला देखो, नौसेना पतन। नौसेना यानी कि नेवी। तो सिंपल सी बात है, ये वो पोर्ट होते हैं जो कि स्पेशली नेवी ने डिज़ाइन किए होते हैं, यानी हमारे देश की जो सेना होती है, नौसेना, उसके डिज़ाइन किए होते हैं। यहाँ पर सिर्फ जंगी जहाज़ होते हैं, जो भी नेवी के युद्ध वगैरह करने वाले जहाज़ हैं वो रुकते हैं इस पर केवल, ठीक है, वैसे कमर्शियल जहाज नहीं रुक सकते। तो इसमें देखो क्या लिखा है, ये केवल सामाजिक महत्व के पतन है। ये पतन युद्धक जहाज़ों को सेवाएं देते हैं, यानी कि युद्ध वाले जहाज़ों के लिए सर्विसेज देते हैं, तथा उनके लिए मरम्मत कार्यशाला, यानी कि यहाँ पर उनका सब कुछ होता है, चाहे जो भी नेवी के जहाज़ों का काम धाम होता है वो सब कुछ इन्हीं पोर्ट्स पर होता है। दो के एग्जाम्पल आप याद रख लेना, कोची और कारवाड़ भारत में ऐसे पतन है जहाँ पर नेवी के बेस हैं। तो जहाँ पर भी नेवी के जहाज़ रुकते हैं, नेवी के जो बेस हैं वो क्या होते हैं, नौसेना पतन होते हैं। बिल्कुल सिंपल, नाम से ही पता चल रहा है हमें। तो आप सिंपली इनके एग्जाम्पल देना, जैसे मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था वैसे ही इनको एक्सप्लेन कर देना बिल्कुल ईजी तरीके से। बस हेडिंग याद रखना और सारे एग्जाम्पल याद रखना, बाकी आप अपनी लैंग्वेज में लिख देना इनको। मैंने सोच रखी है कि आपको हर एक चीज़ में करा दूंगा, चाहे उसमें क्वेश्चन आंसर हो, चाहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे चैप्टर की एक एक चीज़ हो, मैंने हर एक चीज़ आपको कवर करा दी है। देखो मैंने आपको पहले चैप्टर पढ़ाया है, बिल्कुल 3D वीडियो दिखाई है, आपको सारी चीज़ें समझाई हैं। उसके बाद NCERT क्वेश्चंस भी कराए हैं, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं वो भी, सारी चीज़ें मैंने आपको करा दी हैं। अब आपका काम है अच्छे से मेहनत करना, और अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी बहुत पसंद आई है ना, तो आप वीडियोस को लाइक ज़रूर करो और हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे पता है ये लाइन सुन सुनकर आप लोग बोर हो चुके हो और मैं भी कह कहकर पक चुका हूं, लेकिन आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से आपको पता है कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है। यहां पर कैमरामैन है, एडिटर्स और मैं हूं, तो प्लीज़ यार कर दो, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। ये मत सोचना कि कोई और करेगा, वो भी ये सोचते हो निकल जाते हैं। तो प्लीज़ अभी कर दीजिए, कर दो प्लीज़। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स PDF चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।